जब से आपकी दादी नहीं रही इस दुनिया में, उस वक्त से मैं बहुत अकेला हूं। दादाजी, आप अकेले नहीं हो। आपकी दादी हर ख्वाहिश पूरी करती थी। मैं जो भी आप कहोगे मैं वही करूंगी। अच्छा भतीजे, आप मेरी मदद कर सकती हो जैसे आपकी दादी मेरी हर मदद करती थी। अब आप भी मेरी मदद करो। दादाजी, फिर चलो मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। अब जो भी कहोगे मैं वही करूंगी। आज पहली रात है, थोड़ा आराम से करना। ये उन दिनों की कहानी है जब अनाया छुट्टियां गुजारने गांव पहुंची थी। आनंदपुर में उसका घर बहुत पुराना और रिवायती था। लकड़ी के मजबूत स्तंभ, मिट्टी से ढकी ठंडी दीवारें और छत पर पुरानी टाइलें जो चांदनी रात में चांदी की तरह चमकती थीं। दादा हरिशंकर घर में अकेले थे, लेकिन उनकी शख्सियत को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह तन्हा है या कमजोर। उनकी उम्र तकरीबन 60 साल थी, लेकिन वह फिर भी जोश और ताकत से भरे हुए थे। लंबा कद, मांसल और मजबूत जिस्म, चेहरे पर सफेद घनी दाढ़ी और आंखों में एक खास चमक जो उन्हें दूसरों से मुख्तलिफ बनाती थी। वह अब भी खुद को फिट रखने के लिए खेतों में काम करते थे। गांव वाले अक्सर कहा करते थे कि जब हरिशंकर जवान थे तो दूर दूर से औरतें उन्हें देखने आती थीं। उनके कई पुराने दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन हरिशंकर को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वह बूढ़े हो रहे हैं। उनमें अब भी वही जोश और कशिश थी। उनकी सेहत का राज उनकी खालिस खुराक थी। सुबह ताजा दूध घर का बना, देसी घी और कभी देसी मुर्गी या बकरे का गोश्त। जिस दिन अनाया गांव पहुंची, हरिशंकर उसे देखकर बहुत परजोश थे। वह आगे बढ़े और बड़ी मुस्कान के साथ अनाया को गले लगा लिया। उनका सीना चौड़ा और सख्त था। जब उन्होंने गले लगाया तो उन्होंने अनाया को मामूल से कुछ ज्यादा कसकर पकड़ा और कहा, मेरी गुड़िया आ गई है। उनकी आवाज में ऐसा जोश था कि सीधे दिल में उतर गया। अनाया ने अपना सामान कमरे में रखा और घर का थोड़ा सा बंदोबस्त किया। उधर दादा भी बाहर से लौट आए। उन्हें पसीना आ रहा था और उनके कुर्ते के ऊपर वाले बटन खुले हुए थे। अनाया ने चाय बनाकर उन्हें दी तो उन्होंने उसे गौर से देखा और बोले, अनाया, तुम अब मुकम्मल जवान हो गई हो। तुम बिल्कुल शहजादी लगती हो। अनाया शर्मा गई, हंसी और बोली, दादाजी आप भी बस मजाक करते रहते हैं। हरिशंकर ने संजीदगी से कहा, नहीं बेटी, मैं सच कह रहा हूँ। अब तुम्हारे लिए एक अच्छे और मजबूत लड़के की तलाश करनी है। अनाया ने अपने आप से सोचा, हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह, और फिर हंसते हुए वहां से भाग गई। अगली सुबह हरिशंकर ने कहा, बेटी, मैं तुम्हें गांव के पीछे वह पुराना झरना दिखाता हूँ। ये इतना पाकीज़ा और शुद्ध है कि इसे पीने से इंसान ताजगी से भर जाता है। वे दोनों घर से निकल गए। सड़क घने पेड़ों से घिरी हुई थी, जैसे वे किसी जंगल से गुजर रहे हों। दादा आगे चल रहे थे। उनकी कमर चौड़ी और मजबूत थी, जिससे अनाया की नजरें नहीं हट रही थीं। अचानक अनाया का पैर पेड़ की ऊंची जड़ में फंस गया और वह गिरने लगी। हरिशंकर ने तुरंत पलटा और गिरने से पहले अनाया को थाम लिया। उनका मजबूत हाथ अनाया की कमर पर था। ये सड़कें थोड़ी पुरानी और कच्ची थीं। उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन उनकी नजरें एक पल से ज्यादा के लिए अनाया पर जमी रहीं। झरने के पास पहुंचते ही पानी वास्तव में आईने की तरह साफ था। हरिशंकर ने पानी भरा और कहा, अनाया, ले लो ये पानी, यह तुम्हारी खूबसूरती को निखार देगा। अनाया ने पानी पिया तो कुछ बूंदें उसकी गर्दन से टपक पड़ी। दादाजी की नजरें पल भर के लिए वहीं ठहर गईं, फिर मुस्कुरा कर बोले, अब घर चलते हैं। रात को वह छत पर बैठे थे और आसमान पर सितारे चमक रहे थे। हरिशंकर ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की, जो एक राजा और एक रानी के बारे में थी। कहानी सुनाते हुए वह बीच में रुक गए और बोले, वह रानी भी तुम जैसी खूबसूरत थी कि राजा ने उसकी सारी इच्छाएं पूरी कर दी। यह कहते हुए उनकी नजरें अनाया के चेहरे पर जमी रहीं और आवाज धीमी हो रही थी। अनाया ने मासूमियत से पूछा, दादाजी, क्या आपकी जिंदगी में ऐसी कोई रानी थी? उन्होंने कहा, हाँ, वह तुम्हारी दादी थी, लेकिन अब तुम मेरी रानी हो, अनाया। अनाया यह सुनकर हंस पड़ी, लेकिन उनकी आवाज में कुछ और ही था जिसने अनाया को चौंका दिया। तीसरे दिन दादाजी ने कहा, मैं तुम्हें वह पुराना खंडहर दिखाता हूँ जहाँ पुराने जमाने के राजा रहते थे। जब वे दोनों खंडहरों में दाखिल हुए तो वहां काफी अंधेरा था। हरिशंकर ने टॉर्च जलाई। दीवारों पर राजा और रानी की पुरानी पेंटिंग्स थीं। हरिशंकर ने कहा, देखो, यह राजा अपनी रानी को कैसे प्यार से पकड़े हुए हैं। पुराने जमाने का प्यार ऐसी हुआ करता था। उनकी उंगली पेंटिंग पर थी। अनाया ने अपने दिल में एक अनजाना सवाल उठाया। चलते चलते अनाया एक कोने में खिसक गई। हरिशंकर ने तुरंत उसे सहारा दिया और उसकी देखभाल की। अनाया, होशियार रहो, तुम्हें यहाँ चोट पहुंच सकती है। इस बार उन्होंने अनाया को जरूरत से ज्यादा समय तक पकड़े रखा। शाम को घर वापस आए तो दादाजी बहुत थके हुए दिख रहे थे। अनाया ने कहा, मैं आपको एक मालिश कर दूं।
उन्होंने कहा। अनाया ने तेल लगाया और मसाज शुरू कर दिया। उनकी कमर सख्त और मजबूत थी। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारे हाथ जादुई और बहुत नरम हैं। अनाया मुस्कुराई, लेकिन अंदर से कुछ अजीब सा महसूस कर रही थी, जैसे शरीर पर चींटियां रेंग रही हों। चौथे दिन हरिशंकर ने कहा, चलो नदी के किनारे चलते हैं। खास फूल हैं जो रात में खिलते हैं। वे दोनों नदी के किनारे बैठे थे और उनके पैर पानी में लटक रहे थे। हरिशंकर के पैर पानी में आने पर अनाया के पैरों से बार बार टकरा रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अनाया, तुम्हारे पैर कितने छोटे और प्यारे हैं, जैसे किसी गुड़िया के। अनाया ने शर्माकर पैर हटा लिए, लेकिन हरिशंकर के पैर वहीं रहे। फिर अचानक गंभीर आवाज में बोले, जिंदगी में कुछ रिश्ते हद पार कर जाते हैं। अनाया ने प्यार से मुंह फेरते हुए कहा, दादाजी, आपको दादी की बहुत याद आती है ना? उसने गहरी नजरों से उसे देखा और बोला, हाँ बेटा, लेकिन अब शायद मेरी जिंदगी में एक नई रोशनी आ गई है। अनाया ने अचानक हाथ उठाकर कहा, चलो दादाजी, अब घर चलते हैं। 5वें दिन हरिशंकर ने कहा, आज मैं तुम्हें पुराना मंदिर दिखाऊंगा। लोग वहां अपनी मनोकामनाएं मांगने आते हैं। जब वे वहां पहुंचे तो मंदिर सुनसान पड़ा था। हरिशंकर घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगा। अनाया ने भी आंखें बंद करके मन ही मन कुछ मांगा। मंदिर से निकलते वक्त उसने कहा, अनाया, मैंने भगवान से तुम्हारे लिए और अपने लिए भी कुछ मांगा है। अनाया ने हैरानी से पूछा, आपने क्या मांगा? वह शाही अंदाज में मुस्कुराया और बोला, वक्त आने पर बताऊंगा। बाहर तेज हवा चल रही थी। उसने अनाया के कंधे पर हाथ रखा। उसके छूने और बोलने के तरीके में कुछ ऐसा था जो अनाया को अजीब लगा। 6ठे दिन हरिशंकर ने अपना पुराना रेडियो निकाला और कहा, चलो आज पुराने गाने सुनते हैं। रेडियो पर पुराने रोमांटिक गाने बजने लगे। दादाजी भावुक होकर बोले, हम तुम्हारी दादी के साथ ऐसे ही नाचते थे। फिर अचानक उठे, अनाया का हाथ पकड़कर बोले, चलो तुम भी कोशिश करो। दोनों नाचने लगे। हरिशंकर ने अनाया की कमर पर हाथ रखा तो अनाया के पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। रेडियो पर गाना चल रहा था, मोहब्बत है तो डरने की क्या बात है। दादाजी ने बड़े प्यार और सम्मान भरे लहजे में कहा, अनाया, प्यार से डरना नहीं चाहिए। अनाया डरते डरते हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। 7वें दिन दादाजी ने कहा, आज मैं तुम्हें बाग की सैर पर ले चलता हूँ। वहां बहुत अजीब और खूबसूरत नजारे हैं। बाग में पहुंचकर दादाजी ने एक पेड़ से फल तोड़ा और अपने हाथों से अनाया के मुंह के पास ले जाकर कहा, ये खाया नहीं जाता, चूसा जाता है। अनाया ने फल चूसना शुरू किया। फल बहुत मीठा और रसीला था। खाते खाते अनाया के गाल पर फल का रस टपक पड़ा। हरिशंकर ने फौरन अपने हाथों से उसका चेहरा साफ किया और धीमी आवाज में कहा, अनाया, होशियार रहो, तुम्हारा चेहरा बहुत नरम है, ये खराब हो जाएगा। अनाया अब अपनी दादा की नीयत अच्छी तरह समझ रही थी, क्योंकि हरिशंकर का हाथ अभी भी उसके हाथ पर था और उसकी नजरें अनाया के चेहरे पर जमी हुई थी। अनाया बहुत अजीब महसूस कर रही थी। वह खुद को असुरक्षित महसूस कर रही थी। वह अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन जैसे किसी अनजाने दबाव में चुपचाप चोर को खुला हाथ दे रही हो। 8वें दिन हरिशंकर ने कहा, आओ, आज मैं तुम्हें शहर के बड़े पार्क की सैर पर ले चलता हूँ। वहाँ रंग बिरंगा माहौल है। दोनों तैयार होकर घर से निकले और बस से शहर पहुंच गए। अनाया ने पार्क का टिकट लिया और दादाजी के साथ अंदर दाखिल हुई। पार्क के किनारों पर बहुत घने पेड़ थे जो जंगल जैसे लग रहे थे। अनाया और हरिशंकर अब भी उस जंगल में ही थे। ज्यादा रवैया मत दिखाना, वरना मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें पूरी दुनिया में बदनाम कर दूंगा। यह सुनते ही अनाया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह गहरे तनाव और डर में डूब गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, होंठ कांपने लगे। तभी समारोह में मौजूद अनाया की एक समझदार दोस्त ने महसूस किया कि अनाया किसी बड़ी मुसीबत में है। वह अनाया का हाथ पकड़कर कमरे के अंदर ले गई और पूछा, क्या बात है अनाया, इतना डर क्यों रही हो? साफ साफ बता दो। अनाया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके सब्र का पैमाना टूट गया। उसने रोते हुए अपनी दोस्त को हरिशंकर की हरकतें, उसकी मकरू हरकतें, सब कुछ बता दिया। कैसे वह दिन ब दिन उसकी तरफ बढ़ता गया, कैसे उसने उसे असुरक्षित महसूस कराया, कैसे पार्क में सब दिखाने की कोशिश की। दोस्त ने अनाया को गले लगाया और हिम्मत भरी आवाज में कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है अनाया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, इस बूढ़े का कसूर है। अब हम चुप नहीं रहेंगे, हम सबको उसका असली चेहरा दिखाएंगे, ताकि किसी और की बेटी की इस तरह तजहील ना हो। तुम अकेली नहीं हो, हम साथ हैं।